जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने आपको एक वीडियो दिया था 1962 के अंदर, वैसे ही मीन राशि के अंदर परिस्थिति बनी थी और 2025 में भी वही परिस्थितियां बनने जा रही है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो दिया था और उसका पूरा आकलन दिया था। लेकिन बात आती है कि 1962 से लेकर अगर हम 2025 की बात करें तो एक बहुत लंबा समय होता है। इतने लंबे समय के अंदर भी परिवर्तन तो बहुत हुए हैं दुनिया के अंदर। तो क्या हमें इस बीच के समय के अंदर भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो इस दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उनको एप्लीकेबल कराने का एक संकेत देते हो? क्योंकि अगर संकेत हमारे पास होंगे तो 2025 के द्वारा जो परिवर्तन इस दुनिया पर लागू होगा उसकी प्रामाणिकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस बात को समझते हैं कि जब हमने 1962 से लेकर के और लगभग 1990 तक जब हमने इस चीजों को एनालिसिस किया तो 2-3 फैक्ट्स मेरे सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग आए हैं और उनको आपके सामने रखना जरूरी भी है। सनातनियों, 4 अप्रैल 1968 यानी 4 अप्रैल 1968, इस दिन का जब हम गोचर बनाते हैं तो हमें वही मीन लगन की कुंडली मिलती है और मीन लगन की कुंडली अगर हम बनाते हैं तो वही 5 ग्रहों की युति मीन राशि के अंदर है और केतु ठीक सामने कन्या राशि में है। यानी कि जैसी परिस्थिति 2025 में बन रही है ठीक उसी से मिलती जुलती परिस्थिति 1968 के अंदर हमें मिल रही है। लेकिन जब बाहरी तौर पर आप इस परिस्थिति को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि 5 ग्रह मीन राशि में है और 1 ग्रह केतु कन्या राशि में है, तो सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है। लेकिन जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो उसका एनालिसिस क्या बनता है और क्या वो धरती पर एप्लीकेबल हुआ, इस बात की प्रामाणिकता को हमें जरूर जांचना होगा। यदि हम 2025 के इन ग्रहों के परिवर्तन को धरती पर अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं तो ऐसे में 1968 के अंदर जब ये परिस्थिति बनी है मीन राशि के अंदर तो यहां ग्रहों की स्थिति कुछ अलग तरह की है। यानी केवल 6 ग्रह ही आपस में कांटेक्ट में हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये 3 ग्रह बिल्कुल अलग हैं और इनकी दृष्टि भी केतु पर नहीं है। तो यहां पूरे के पूरे 8 ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है और इस 5 ग्रहों के कॉम्बिनेशन में भी शनि अस्त है। ऐसे में 5 में से एक शनि ग्रह अस्त है तो बचते हैं 4। राहु भी साथ है, सूर्य भी साथ है, बुध भी है और शुक्र भी है। ऐसे में सूर्य जिन 2 ग्रहों को ऊर्जा दे रहा है वो शुक्र और बुध है। यानी ये जो परिवर्तन 1968 में होगा ये बुद्धि के आधार पर और हमारे संसाधन, हमारे विकास की यात्रा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस धरती पर वो लागू जरूर करवाएगा। अब इस बात की प्रामाणिकता को समझते हैं कि 1968 में आखिर हुआ क्या था। तो एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूं 1968 का कि आखिर 1968 के अंदर क्या मेजर घटना हुई थी और उसका इंपैक्ट कहां पड़ा था और ग्रहों की कैलकुलेशन क्या उससे मैच करती है। 1968 के बारे में बहुत सारे लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये आदर्शवादी विचारधारा का आदर्श दौर था। इस दौर में अन्याय का विरोध रोमांचक तरीके से युवाओं ने किया। 1968 में ही चेगवारा को मारा गया, प्रांग स्प्रिंग की शुरुआत हुई, साम्यवादी ताकतों को हराने के नाम पर अमेरिका ने वियतनाम वार की शुरुआत की, चीन में जन आंदोलन शुरू हुआ, फ्रांस में छात्रों के सशक्त आंदोलन की नींव पड़ी, 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या और फिर अश्वेतों का आंदोलन, भारत में नक्सलवादी आंदोलन और बांग्लादेश में फौजी ताकतों के खिलाफ बंगालियों का एकजुट होना। दुनिया भर में कई घटनाएं एक साथ हो रही थीं, लेकिन 1968 के इतने सारे
आंदोलनों का केंद्र बिंदु वियतनाम वार में अमेरिकी टेंट ऑफेंसिव ऑपरेशन को कहा जा सकता है, जिसके फोटो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जैसे लोगों का मानना था कि पश्चिम जगत में क्रांति नहीं हो सकती थी, लेकिन 1968 में फ्रांस में 1 करोड़ से ज्यादा छात्र मजदूरों के आंदोलन ने उनकी सोच के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी थी। हालांकि इस आंदोलन के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हो रही तरक्की और नई विचारधारा थी। छात्रों और मजदूरों के बीच काफी समन्वय था। पेरिस के एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पाठ्यक्रम में बदलाव पर कई सारी थोपी गई पाबंदियों के खिलाफ 2 मई 1968 को आंदोलन शुरू कर दिया था। 2 दिन में लाखों लोग फ्रांस की सड़कों पर आ गए। 1968 जो आदर्शवादी विचारधारा का आदर्श वक्त था। इतिहासकार दिलीप सिमियन कहते हैं कि 1968 का भावी राजनीति और दुनिया का इसका प्रभाव किस तरह पड़ा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसने हमें यह जरूर सिखाया कि सत्य को हमेशा सिद्धांतों से ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों में हमेशा लचक की गुंजाइश रखनी चाहिए ताकि सत्य को देखकर या एक दूसरे से चर्चा करके उसमें संशोधन किया जा सके। आज के इस दौर में लोग अपने अपने सिद्धांतों को लेकर इतने कट्टर हो गए हैं कि दूसरे के तर्क को लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए कई सारी जटिलताएं पैदा होती हैं। 1968 में कई आंदोलन शायद हमें यही सिखाते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य शोधक होने की ज़रूरत है। ये 1968 के अंदर जो सिचुएशन बनी और ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, वो भी यही संकेत दे रही है कि बुध और शुक्र, इन दोनों ही तत्वों को यहाँ स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पर आपने आंदोलन देखा, छात्रों का आंदोलन शिक्षा को लेकर, अपने बेहतर भविष्य को लेकर के, और अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग करके एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी गई जो आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर एक आदर्शवादी विचारधारा को पेश करे। तो क्या ग्रहों की परिस्थिति ने इस विश्व के ऊपर प्रभाव नहीं डाला? 100% डाला है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 1979, इस दिन भी ब्रह्मांड में ग्रहों की एक अलग परिस्थिति बन रही है। 6 ग्रह एक साथ एक ही घर में स्थित है और वो राशि सिंह राशि है, और ठीक उसके सामने केतु भी मौजूद है। यानी 6 ग्रहों की युति फिर बन रही है। और ये 6 ग्रहों की युति क्या बता रही है, इस बात को समझ लीजिए। इन 6 ग्रहों की युति के अंदर सूर्य ने फिर बाकी ग्रहों को भी अस्त किया है। जैसे बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह अस्त हैं। राहु वक्री है, राहु अस्त हो नहीं सकता। अब यहां जो 2 ग्रह बसते हैं वो बसते हैं सूर्य और गुरु। अब इस 6 ग्रहों के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, एक सूर्य का और एक गुरु का। सूर्य आत्मा का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। यानी ज्ञान के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में कुछ ऐसा निर्णय जो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो 1979 के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ? तो यहां पर हमें एक मुख्य घटना मिलती है कि ईरान और इजराइल, जो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इनके बीच में दुश्मनी पैदा होती है। और 1979 के अंदर ही ईरान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करता है, यानी कि इस्लामिक गणराज्य अपने आप को घोषित करता है। और इसी साल से 1979 से ही दुनिया के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा का जन्म भी होता है, जो बहुत तेजी से दुनिया के अंदर एक अपना अलग तरह का रुख इख्तियार करती है। तो 1979 के अंदर यहां पर भी 6 ग्रहों की युति है, लेकिन उस युति के अंदर केवल बृहस्पति को कार्य करने की इजाजत मिली है। तो यहां बृहस्पति अर्थात धर्म और धर्म से संबंधित इतना बड़ा परिवर्तन जिसकी रूपरेखा 1979 में ईरान से रखी जाती है, ये कोई छोटी घटना नहीं थी। उसके अलावा सोवियत रूस ने भी अफगानिस्तान पर हमला किया था अपनी संधि को बचाने के लिए। ऐसे में इस्लामिक धर्म को यहां पर हम मुख्य धारा में आते हुए देख रहे हैं 1979 के अंदर, जब ये 6 ग्रहों की युति बन रही है। हालांकि इसके बाद भी 6 ग्रहों की युति 2020 में भी बनी है, 2021 में भी बनी है। तब भी हमने कोविड को लेकर के दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन को आते हुए देखा है। लेकिन जब इन दोनों घटनाओं को हम 2025 पर अप्लाई करते हैं,
तो 2025 का जो गोचर है वो बहुत स्पष्ट बता रहा है कि पिछले गोचर के अंदर केवल 6 ग्रहों की दृष्टि है, बाकी ग्रह उस परिस्थिति से अलग हैं, उनकी दृष्टि केतु पर नहीं है। लेकिन 30 मार्च 2025 की घटना तो बिल्कुल विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह ऐसा शेष नहीं है जो केतु को ना देख रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो ग्रह अस्त है वो बुध है। और बुध केवल अस्त नहीं है, वक्री भी है, और शुक्र भी वक्री है। बाकी के सभी ग्रह स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए। तो जिन 3 चीजों को डैमेज यहां मिलेगा वो क्या निकल करके आती है? बुध वक्री भी है और अस्त भी है, यानी बुध तत्व का दुरुपयोग और उसके प्रभाव में कमी, यानी हमारा बुद्धि का लेवल निम्न स्तर पर जाएगा और हम अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपनी बुद्धि का जो हमने दुरुपयोग किया है उसके परिणाम भी हमारे सामने होंगे। ये 30 मार्च 2025 का गोचर स्पष्ट बता रहा है, जिसको हमने 1962 से लेकर अब तक कई जगहों पर एप्लीकेबल करके देखा है। और हर बार जैसे ग्रहों की स्थिति बनी है वैसी घटना इस धरती पर घटित हुई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब जो 30 मार्च 2025 को जो स्थिति बन रही है वो यूं ही बन करके रह जाए, उसका असर हम पर ना हो। और 30 मार्च 2025 को शुक्र भी वक्री है। शुक्र अर्थात हमारे संसाधन। 1968 के अंदर शुक्र अपनी पूरी ताकत से परिवर्तन करने में सक्षम था। तो वहां आपने जो आंदोलन देखा वो सुधार का आंदोलन था, हमारी बेहतर व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए था। लेकिन 2025 में शुक्र वक्री है तो हमारे संसाधनों को, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन को डेंट जरूर लगेगा, इसका दुरुपयोग होगा। यानी पैसों का ऐसा दुरुपयोग जो पूरी दुनिया को प्रभावित जरूर करेगा, और बुद्धि का दुरुपयोग जो हमारे परिणामों को प्रभावित करेगा। ये 2 घटनाएं इस समय पर दिख रही हैं। और अगर युग परिवर्तन की बात करें तो आप एक बात को समझिए, वर्तमान के अंदर यदि हमारी बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा प्राप्त की गई तरक्की, यदि उसको डेंट मिले, वो डैमेज हो। दूसरा शुक्र यानी हमारे संसाधन, हमारी इकोनॉमी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, अगर इसको डैमेज मिले तो सोचिए दुनिया के अंदर फिर बाकी क्या रहेगा। धर्म के नाम पर तो हम लड़ाइयां लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर ये दोनों भी चीजें खराब होती हैं तो सोच सकते हैं कि हालात क्या होंगे। और 2025 के अंदर तो इन 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सारे के सारे ग्रह अपने प्रभाव को देने में सक्षम हैं। और सबके सब ग्रहों की दृष्टि कन्या राशि अर्थात केतु पर वहां जो स्थित है उस पर पड़ रही है। तो सनातनियों 1962 से लेकर अब तक जब जब वो सिचुएशन बनी है, उस समय दुनिया में जो घटनाएं घटी हैं उसका मैंने आपको एक आकलन दिया है। जब पहले से ही 1962 से बन रही ग्रहों की परिस्थिति ने इस धरती पर घटनाओं को घटित किया है, तो अब 2025 में ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रहों की परिस्थिति इस धरती पर परिणामों को अप्लाई नहीं करवाएगी। लेकिन हर बार युति 6 ग्रहों की बन रही है, 5 ग्रहों की बन रही है, वही केतु पर भी दृष्टि है। लेकिन ध्यान रखिए, हर परिस्थिति के अंदर आपने ग्रहों की परिस्थितियों को कम या ज्यादा होते हुए देखा है। कोई ग्रह अस्त है, कोई वक्री है, यानी 1 या 2 ग्रह ही परिणाम देने में सक्षम थे। लेकिन इस बार सारे के सारे ग्रह इस कंडीशन में हैं कि बुध और शुक्र को छोड़कर बाकी सारे ग्रह अपने परिणामों को देने में सक्षम हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है, और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर हो। इस बार ऐसा हो रहा है कि ब्रह्मांड के सारे ग्रह केतु को देख रहे हैं। इसलिए ये परिवर्तन छोटा होगा ही नहीं, ये इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसका आकलन जब आप करेंगे भविष्य में, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने बड़े परिवर्तन के दौर से निकल करके आए हैं
और दुनिया कितने बड़े परिवर्तन को महसूस कर रही है। इसलिए सनातनियों, ग्रहों की विवेचना करना, इसका आकलन करना, इससे भविष्य कथन करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक चीज को समझना, उसके पहले के आंकड़ों को, आने वाले समय के आंकड़ों को, उनको जांचना, उन परिणामों का विश्लेषण करना, उनका सूत्र निकालना और उस सूत्र के आधार पर भविष्य में बन रही परिस्थितियों का आकलन करना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इसके बिना यदि हम ग्रहों को लेकर के कोई भी फोरकास्ट कर रहे हैं, कोई भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वो सच नहीं होगी। इसीलिए मैं जब भी कोई बात आप लोगों के सामने कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, एनालिसिस के बाद कहता हूं और उसके पीछे मेरे पास प्रमाणित तथ्य होते हैं। इसीलिए अगर 2 साल पहले मैंने आप लोगों से कहा कि 30 मार्च 2025 का दिन युग परिवर्तन का दिन है, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी। इसीलिए आने वाले समय के अंदर हम इन परिवर्तनों को तो देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक बात को जरूर गौर किया होगा, बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस को देख करके, जिन्होंने 6-8 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया था, हाँ परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय है, लेकिन जैसे जैसे मार्च का महीना बीतता जा रहा है, अब उन लोगों ने मार्च के बारे में कहना बंद कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि अब कहीं बात गलत ना हो जाए, इसलिए चुप्पी साध लो। लेकिन मैं तब भी आप लोगों को कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, और मुझे पता है कि मार्च के अंदर अब कितने दिन शेष हैं, और इसके बावजूद भी मैं आपसे कह रहा हूं कि 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, वो इस धरती पर बहुत बड़ा परिणाम घटित करवाएगी ही करवाएगी। यह अलग बात है कि उस परिणामों को घटित होने में और हमारे सामने उसका एक प्रारूप आने में कुछ वक्त लग सकता है, 2-4 महीने का। क्योंकि ब्रह्मांड के लेवल पर अगर कोई घटना घटित हो रही है, तो हमें उसके परिणामों को घटित होने के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि यह परिणाम धरती के लेवल पर हो रहा है। इस घटना को पूरी दुनिया पर घटित होना है, तो पूरी दुनिया की सिचुएशन तो जरूर बदलेगी। और हमारे सामने प्रमाण मौजूद हैं कि वर्तमान के अंदर दुनिया के हालात क्या हो चुके हैं। जैसे नहीं होता कि एक दंगल होता है, बाहर बहुत सारे दर्शक बैठे होते हैं और अंदर रिंग के अंदर पहलवान लड़ाई कर रहे होते हैं और बाहर दर्शक देख रहे होते हैं। इस समय पर ऐसे ही हालात दुनिया के बने हुए हैं, जहां आम जनता दर्शक बन करके देख रही है और रोज उस रिंग के अंदर कभी कोई देश उतरता है, कभी कोई देश उतरता है और एक अजीब तरह की फाइटिंग देखने को मिलती है। ये स्थिति बहुत बड़े लेवल पर होने जा रही है। इसीलिए इसका आकलन बहुत विशुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं पूरे विश्व को प्रभावित करेंगी। बात ये नहीं है कि क्या घटित होगा, क्या घटित नहीं होगा। बात केवल इतनी सी है कि युग परिवर्तन है और इसे हल्के में नहीं लेना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।